हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम कुछ बचे हुए प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। साथ ही मेन जो वीडियो है हमारा मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर और साथ ही उनकी व्याख्या भी रहेगी। तो यहाँ पर पहले पिछले वीडियो में थोड़े से बच गए थे तो उसको हम कवर कर लेते हैं। 44 जो है क्वेश्चन हो चुके थे, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो चोलों के अंतर्गत तत्त टोली कर अदा करते थे कौन? तो ये तत्त टोली जो है वो सुनार अदा करते थे। कौन सुनार अदा करते थे? अगला क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य में नट्टू विनियोगम शब्द का क्या अभिप्राय है? तो नट्टू विनियोगम शब्द का क्या अभिप्राय है? तो नाडु के खर्च के लिए एक कर होता था जिसको नट्टू विनियोगम शब्द यूज किया गया है चोल साम्राज्य के अंतर्गत, और इसका अभिप्राय नाडु में खर्च करने के लिए एक कर होता था। तो ये नाडु विनियोगम या नट्टू विनियोगम नाडु की सभा को देकर था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत के किस मंदिर का शिखर जो है द्रविड़ शैली में है? तो उत्तर भारत में भी एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर द्रविड़ शैली में बना है। तो ये यूजीसी नेट में पूछा गया है हिस्ट्री के। तो तेली मंदिर हो जाएगा ग्वालियर का। दक्षिण भारत के किसी तेलंगाना ब्राह्मण ने ग्वालियर की यात्रा की और दक्षिण की द्रविड़ शैली में मंदिर का निर्माण कराया, और अन्य सभी जो हैं वो नागा शैली के हैं, लेकिन तेली मंदिर जो है ग्वालियर का वो द्रविड़ शैली में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा चामुंड राय। आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, चामुंड राय ने ही श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित की थी। चामुंड राय ने। गंग राजा रायमल चतुर्थ का मंत्री चामुंड राय ने श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा का निर्माण कराया था। यह एक ही ठोस शिला खंड से निर्मित अति विशाल प्रतिमा जो इंद्रवेटम नामक पहाड़ी की सतह से 56 ऊंचाई पर है और लगभग 983 में निर्मित इस प्रतिमा में मनु को बिल्कुल नंगा खड़ा दिखाया गया है। वे ध्यान में मग्न हैं और इनके पैरों पर वाल्मीकि उठ रहा है तथा शरीर के विभिन्न अंगों से पौधे लिपटे हुए हैं। तो इस तरह की प्रतिमा है ये श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की, जिन्होंने जो स्थापित की थी चामुंड राय। और ये चामुंड राय कौन थे? गंग राजा रायमल चतुर्थ के मंत्री थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिद्ध मातृका का अभिप्राय क्या है? तो ये एक प्रकार की भारतीय ही वर्णमाला है, मतलब लिखने की लिपियां हैं। तो ये डी ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे है अस्मक जनपद का प्रमुख नगर कौन था? तो अस्मक जनपद का प्रमुख नगर हो जाएगा हमारा पोतन। अस्मक का पोतन। तो सी ऑप्शन सही है। व्याख्या देखते हैं, गोदावरी नदी के तट पर स्थित अस्मक महाजनपद स्थित है। इसकी राजधानी पोतन अथवा पोटली थी। महाजनपद में केवल अस्मक ही दक्षिण भारत में स्थित था। पुराणों से पता चलता है कि अस्मक के राजतंत्र की स्थापना इक्ष्वाकु वंशी शासकों ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन नगरों ने अपने नाम के सिक्के चलाए थे? तो यहाँ पर 4 नगर हैं, उसमें से हमको बताना है ऐसे कौन से नगर थे जिन्होंने अपने नाम के सिक्के जो है वो चलाए थे। तो यहाँ पर क्या है? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब राजगृह हो जाएगा, श्रावस्ती हो जाएगा, कौशाम्बी और वाराणसी। इन सभी नगरों ने अपने नाम के सिक्के चलाए थे। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। अगला देखते हैं, किस उत्खनन के कपिलवस्तु के समीकरण का साक्ष्य प्रस्तुत किया है? तो कपिलवस्तु
के समीकरण का साक्ष्य हमें मिलता है पिपीर हवा से। तो कपिल वस्तु के समीकरण का साक्ष्य हमें पिपीर हवा से मिलता है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेपाल की तराई में कपिल वस्तु स्थित था। इस स्थल की पहचान बस्ती जिले के पिपीर हवा नामक स्थान से की जाती है। यहाँ से प्राचीनतम बौद्ध स्तूप प्राप्त होता है। यहाँ शाक गणराज्य की राजधानी थी, जहाँ के शासक महात्मा बुद्ध के पिता शुद्धोधन थे। अश्वघोषकृत जो है सौरानंद से पता चलता है कि हिमालय की अंचल में स्थित कपिल मुनि के आश्रम के स्थान पर यह नगर स्थापित किया गया था। इसी कारण इस नगर का नाम कपिल वस्तु पड़ा है। तो यहाँ पर कपिल वस्तु के समीकरण से पिपीर हवा हमारा सही ऑप्शन है। अब आगे देखते हैं मध्यकालीन भारत से, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो दिल्ली को राजधानी बनाने वाला सुल्तान कौन था? तो राजधानी बनाई थी, यहाँ पर राजधानी किसने बनाई थी? तो इल्तुतमिश हो जाएंगे। यहाँ पर सही आंसर क्या है? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई थी और उसे दिल्ली सल्तनत के सम्मान के अनुकूल सुंदर और वैभवपूर्ण बनाया। उसने दिल्ली में विभिन्न तालाब, मदरसे और इमारतें बनवाई। उसने कुतुब मीनार को पूरा करवाया, जो प्रारंभिक इस्लामी कला का एक श्रेष्ठ नमूना माना गया है। आगे देखते हैं प्रथम इलवरी शासक कौन था? तो इल्तुतमिश ही था। प्रथम इलवरी शासक इल्तुतमिश था। व्याख्या देख लेते हैं। इल्तुतमिश का वंश जो है इलवरी तुर्क था। इल्तुतमिश प्रथम इलवरी शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे दिल्ली से खरीदा था। ऐबक ने इसे आरंभ से ही सर-ए-जहांदार अंगरक्षकों का महत्वपूर्ण पद था। शीघ्र ही वह अमीर-ए-आखूर के पद पर पहुंचा दिया। ग्वालियर विजय के पश्चात उसे वहां का इक्ता सौंपा गया। ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ किया और 1211 में वह आराम शाह को परास्त कर दिल्ली का सुल्तान बन गया। इल्तुतमिश की भांति बलबन भी इलवरी तुर्क था। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टंकों पर टकसाल का नाम अंकित करने की प्रथा किसने शुरू की थी? तो इल्तुतमिश ने की थी। इल्तुतमिश को ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है दिल्ली सल्तनत का। तो इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे। सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टंका और तांबे का जीतल, इसी ने आरंभ किए थे। इसके अतिरिक्त नेल्सन राइट्स के अनुसार विदेशों में प्रचलित टंकों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा को भारत में प्रचलित करने का श्रेय भी इल्तुतमिश को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है सुल्तान इल्तुतमिश के शासन काल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को पहनना पड़ता था। तो यहाँ पर लाल कपड़े पहनना पड़ता था और लाल कपड़े पहनकर ही उनकी बेटी जो है वहाँ जाती है। तो रजिया सुल्तान जाती है और न्याय मांगती है दिल्ली की जनता से। तो यहाँ पर व्याख्या देखते हैं। इल्तुतमिश के शासनकाल में लाल वस्त्र वह पहनते थे जो न्याय चाहते थे। रुकनुद्दीन फिरोज शाह के अत्याचार से पीड़ित होकर रजिया शुक्रवार को नमाज के समय लाल वस्त्र पहनकर जनता के सम्मुख गई। उसने जनता को इल्तुतमिश की इच्छा से अवगत कराया तथा क्रूर शाह तुर्कान के विरुद्ध सहायता मांगी। दिल्ली की जनता ने रजिया का साथ दिया और उसे सिंहासन पर बैठाया। आगे देखते हैं। निजामुद्दीन जुनैदी था इल्तुतमिश का। तो निजामुद्दीन जुनैदी था इल्तुतमिश का। निजामुद्दीन जुनैदी सुल्तान इल्तुतमिश का क्या था? वजीर था। तो यहाँ था इल्तुतमिश का वजीर था। निजामुद्दीन न केवल वित्त विभाग की देखता था बल्कि सैनिक अभियानों में भी वो भाग लेता था। तो निजामुद्दीन जुनैदी इल्तुतमिश का वजीर था जो वित्त विभाग भी देखता था, साथ ही सैनिक अभियानों में भी भाग लेता था। अगला क्वेश्चन है सुल्तान बलबन ने
अपने दरबार का गठन किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? फारसी पद्धति पर। बलबन ने सर्वप्रथम फारस के इस्लामी राजत्व के राजनीतिक सिद्धांतों एवं परंपराओं के आधार पर अपने शासन को संगठित किया। दिखावटी मान एवं मर्यादा और प्रतिष्ठा को बलबन ने राजत्व के लिए आवश्यक बना दिया। उसने फारसी परंपरा का अनुसरण करते हुए अपने दरबार में सिजदा यानी कि घुटने पर बैठकर सिर झुकाना और पायबोस यानी कि सुल्तान के चरण चूमना को अपनाया, जिसका पालन उन लोगों को पूरी तरह से करना पड़ता था जिन्हें उनके समक्ष आने का विशेषाधिकार प्राप्त होता था। यह फारसी त्यौहार नवरोज़ मनाना भी इन्होंने बलबन ने ही स्टार्ट किया था। तो नवरोज़ जो प्रथा है वो भी सिजदा और पायबोस ये तीनों इनके द्वारा ही स्थापित की गई थी, स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने कहा था शरअ की चिंता नहीं है? तो आंसर अलाउद्दीन खिलजी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो घुमा फिरा के इस तरह का अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन जो क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है। आगे व्याख्या देखते हैं। तो दिल्ली सल्तनत में के काल में अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण। तो यूजीसी नेट ने सीधे सीधे पूछा है कि ऐसा कौन सा सुल्तान था कि धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था और ऐसे तत्वों को जन्म दिया जिसने कम से कम सिद्धांत रूप में राज्य असांप्रदायिक आधार पर खड़ा हो सकता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और एक दूसरी तरह से इस तरह से भी क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट ने पूछा है, कोटेशन देकर, और बताया गया है किस सुल्तान के लिए कहा गया है। तो ये देख लेते हैं यहाँ पर उसने काजी मुगिसुद्दीन से कहा। तो यहाँ पर किसने कहा? अलाउद्दीन खिलजी ने, कि मुझे कुछ ज्ञान है और ना मैंने कोई पुस्तक पढ़ी है, तब भी मैं मुसलमान पैदा हुआ हूँ और मेरे पूर्वज पीढ़ियों से मुसलमान रहे हैं। उन विद्रोहों को रोकने के लिए हम जिसने हजारों जीवन नष्ट हो जाते हैं, मैं अपनी प्रजा को आदेश देता हूँ कि जिन्हें राज्य के लिए लाभदायक और परिस्थितियों के अनुकूल समझता हूँ, मैं नहीं जानता कि शरअ उनकी आज्ञा प्रदान करता है अथवा नहीं। तो ये भी कोटेशन किसके लिए मुगिसुद्दीन कहते हैं? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। आगे है अगला क्वेश्चन, नगद वेतन के बदले इक्ता का आवंटन बंद कर दिया था किसने? तो ये भी आंसर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही बंद कर दिया था। इक्ता जो है, इक्ता प्रथा इल्तुतमिश द्वारा स्टार्ट की गई थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बंद कर दी गई थी। अलाउद्दीन के ने केंद्र पर एक बड़ी और स्थायी सेना रखी तथा उसे नगद वेतन दिया। ऐसा करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। उसने पहले के सुल्तान अपनी सेना की संख्या और शक्ति के लिए अपने सरदारों, इक्तादारों और मालिकों की सैनिक सहायता पर निर्भर करते थे। अलाउद्दीन ने इस निर्भरता को समाप्त कर दिया। आगे देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के गल्ला बाजार का प्रथम अधिनियम संबंधित था। तो सभी प्रकार के गल्ला के भाव निश्चित करना, ये उसका पहला अधिनियम था कि गल्ला मतलब जो भी गल्ला अनाज है उसका सबसे पहले जो कीमत है उसको निर्धारित करना, ताकि कोई भी महंगा ना बेच सके। व्याख्या देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के गल्ला बाजार का प्रथम और सबसे कठिन अधिनियम जब्ता सभी प्रकार के गल्लों के भाव निश्चित करने से संबंधित था। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा जो है मलिक कबूल उलुग खानी को गल्ला मंडी का नियंत्रण नियुक्त किए जाने से संबंधित था। तीसरा अधिनियम था कि सरकारी गोदामों में गल्ला एकत्रित करने से संबंधित था। चौथा जो है अधिनियम गल्ले का परिवहन करने वाले व्यापारी और मलिक काबुल के अधिकार में रखे गए। पांचवें अधिनियम कहता है कि
मुनाफाखोरी का सामान्य रूप से कठोरता पूर्वक बहिष्कार किया गया। छठे अधिनियम के अंतर्गत देश के समस्त प्रशासकीय और राजस्व अधिकारियों से इस आशय का दस्तावेज लिखा जाता था कि वे किसानों द्वारा व्यापारियों को गल्ला अपने खेतों से एक निश्चित मूल्य पर देंगे और उसे अपने घर ना ले जाएंगे। सातवां अधिनियम के अनुसार सुल्तान को प्रतिदिन गल्ला मंडी से संबंधित रिपोर्ट 3 स्वतंत्र सूत्रों, प्रथम मंडी नियंत्रण, दूसरी वरीदों से और तीसरी मुन्हियों से प्राप्त होती थी। तो यहाँ पर कुछ अधिनियम हैं जो कि बाजार से संबंधित थे, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी तक यहाँ से जो है क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं आए हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। आगे देखते हैं, अमीर खुसरो ने किसके आदेश पर अपनी प्रसिद्ध मसनबी आशिका लिखी थी? तो यहाँ पर खिज़्र खां के उस पर मनसबी आशिका लिखी थी। मनसबी जिसका शीर्षक आशिका या देवल रानी खिज़्र खानी था। अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज़्र खान तथा गुजरात के रावण करण की पुत्री देवल रानी की प्रेम कथा का वर्णन है। इसमें अलाउद्दीन के सैन्य अभियानों का भी संक्षिप्त वर्णन दिया गया है। इसकी रचना खिज़्र खां के कहने पर अमीर खुसरो ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन करवाया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? बलबन, जिसने नवरोज़, पायवोस और सिद्धिता जैसी प्रथाओं को अपनाया था। तो दिल्ली सल्तनत में बलबन ने अपने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया। इस क्षेत्र में उसका आदर्श जो है ईरानी बादशाह था और उसने उनकी कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया। उसने सिजदा पायवोस की रीतियाँ आरंभ की थी। उसके दरबार में प्रत्येक वर्ष ईरानी त्यौहार नौरोजी बड़ी शान और शौकत से मनाया जाता था और दरबार की शान और शौकत को देखकर विदेशी व्यक्ति क्या हो जाते थे? चकित रह जाते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली का कौन पहला सुल्तान था जिसने होली के उत्सव में भाग लिया था? तो ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। कौन सा आंसर हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा पहला सुल्तान था जिसने होली के त्यौहार में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में किसका जैन विद्वानों से घनिष्ठ संबंध था? तो जैन विद्वानों का घनिष्ठ संबंध मोहम्मद बिन तुगलक से था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी गैर मुसलमान प्रजा तथा उसके धार्मिक नेताओं से अच्छा बर्ताव किया। उसने हिंदुओं को प्रश्रय दिया और जिन प्रभु सूरी जैसे विद्वानों का सम्मान किया जो 1328 में 1328 ईस्वी में दिल्ली के दरबार में आए और सुल्तान ने उन्हें अपने साथ बिठाया और उन्हें धन, भूमि और घोड़े दिए। जिन्हें संत ने लेने से इनकार कर दिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासन काल देखा था? तो यहाँ पर अमीर खुसरो हो जाएंगे। अमीर खुसरो का मूल जो है मूल नाम जो है मोहम्मद हसन था। उनका जन्म जो है 1253 पटियाली में हुआ था। अमीर खुसरो ने बलबन के ज्येष्ठ पुत्र युवराज मोहम्मद खां के यहाँ दरबारी कवि के रूप में नौकरी कर ली और इसके बाद लगातार बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों की सेवा की। आगे चलकर उसने संसार से वैराग्य ले लिया और शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य बन गया। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तानों में किस सुल्तान ने गुलरुख के नाम से कविताएं लिखी थी? तो सिकंदर लोदी हो जाएगा। गुलरुख के नाम से सिकंदर लोदी जो है कविताएं लिखा करता था। सिकंदर लोदी ने लेखकों, कलाकारों, कवियों इत्यादि को संरक्षण प्रदान किया और स्वयं गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखी। उसकी दानशीलता से अरब और फारस के विद्वान को आकर्षित हुआ।
प्रत्येक रात 70 विद्वान उसकी शैया के पास बैठकर शास्त्रीय और धार्मिक समस्याओं पर विचार विमर्श करते थे। उसी के नियंत्रण पर दो प्रसिद्ध दार्शनिक शेख अब्दुल्ला और शेख अजीजुल्लाह लुम्बा से दिल्ली आए और उन्होंने उस समय के पाठ्यक्रम में अधिक से अधिक विवेकपूर्ण विषयों को सम्मिलित कर मुस्लिम शिक्षा का स्वरूप बदलने का प्रयत्न किया। आगे देखते हैं, किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? तो ये कहा था शेख निजामुद्दीन औलिया ने। शेख निजामुद्दीन औलिया के संबंध गयासुद्दीन तुगलक से अच्छे नहीं थे। जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल विजय पर वापस लौट रहे थे तो उन्होंने शेख को आदेश भेजा कि शेख जो है गयासपुर खाली कर दें, किंतु यह आदेश सुनकर शेख ने कहा कि हुजूर दिल्ली दूर अस्त है, अभी दिल्ली दूर है। सुल्तान दिल्ली पहुंचने से पूर्व ही अचानक दुर्घटना का शिकार हो गए और शेख जीवन पर्यंत वहीं रहे तथा 1325 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हो गया। आगे देखते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद में प्रयुक्त प्रस्तर खंडों में से निम्न में से किस नाटक के अंश टंकित हैं? तो यहाँ पर हरिकेल जो है वो यहाँ पर सही आंसर होगा, डी ऑप्शन हरिकेल। चौहान वंश का शासक विग्रहराज चतुर्थ विजेता होने के साथ साथ वह विद्वान भी था, विद्वानों को आश्रयदाता भी था। जानक उसे कवि बांधव कहते हैं, तो कवि बांधव किसको? चौहान वंश के शासक विग्रहराज चतुर्थ को कहा गया है, जानक ने कहा है। इसके निधन से यह शब्द विलुप्त हो गया और सोमदेव ने उसे विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ कहा। उसने हरिकेल नामक नाटक की रचना की और उसी कुछ पंक्तियां जो है अजमेर स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा सीढ़ियों पर उत्कीर्ण है। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में शाही सचिवालय के प्रधान को जाना जाता था। तो शाही सचिवालय, तो आंसर दबीर ए मुमालिक। दीवान ए इंशा शाही सचिवालय था जिसका प्रधान दबीर ए मुमालिक होता था। इस विभाग का कार्य शाही घोषणाओं एवं पत्रों का पांडुलिख तैयार करना था तथा स्थानीय प्रशासकीय अधिकारियों से संपर्क रखना था। आजिर ए मुमालिक सैन्य विभाग का प्रधान था। बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था। काजी जो है न्याय विभाग का प्रधान हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ऊसरी भूमि के स्वामी हुआ करते थे। तो तुर्की मुस्लिम जो है ऊसरी उस भूमि के वह भूमि थी जिसके भूस्वामी जो है तुर्की मुसलमान हुआ करते थे। ऊसरी भूमि से उपज का 1/10 अथवा 1/20 भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता था। अगला क्वेश्चन है, हरिहर और बुक्का नामक द्वारा स्थापित राजवंश को संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर हरिहर और बुक्का के पिता का नाम क्या था? संगम था। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। हरिहर प्रथम और बुक्का के विजयनगर में जिस राजवंश की स्थापना की थी उसके पिता संगम के नाम पर संगम वंश के अभिधान से प्रसिद्ध है। राज्य स्थापना में उसके 3 अन्य भाइयों ने भी भरपूर सहायता की थी। इस प्रकार 5 संगम पुत्र विजयनगर साम्राज्य के असली संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर शहर किस नदी पर स्थित है? तो विजयनगर शहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। आगे है, सालू राजवंश का संस्थापक कौन था? तो नरसिंह राय थे। सालू वंश के नरसिंह राय। विजयनगर के द्वितीय राजवंश सालू वंश का संस्थापक सालू नरसिंह था। वह बड़ी कठिन परिस्थितियों में सिंहासन पर बैठा था। उसने सर्वप्रथम विजयनगर के सामंत शासकों और विद्रोही नायकों के विद्रोहों का दमन किया, किंतु आंतरिक अशांति का पूर्णतः दमन करने से पहले ही पुरुषोत्तम गजपति ने विजयनगर पर अधिकार कर लिया था और उदयगिरी पर अधिकार करके सालू
नरसिंह को बंदी बना लिया। सालुब नरसिंह द्वारा मुक्ति की याचना करने पर उसे छोड़ दिया गया। सालुब ने कर्नाटक में तुलु प्रदेश को हराया और विजयनगर की सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए अब व्यापारियों से अधिक घोड़े आयात करने के लिए प्रलोभन एवं प्रोत्साहन दिया। सालुब नरसिंह का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उसने विजयनगर साम्राज्य को संभावित विनाश से बचा लिया। अगला क्वेश्चन है, कौन सी दक्षिण भारतीय नृत्य शैली विजयनगर शासन काल में सर्वप्रथम अवतरित हुई थी? तो आंसर यक्षगान। यक्षगान जो है विजयनगर शासन में सबसे पहले जो है नाट्य शैली अवतरित हुई थी, यक्षगान। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक विभाजन क्या था? तो सबसे बड़ा प्रशासनिक विभाजन जो है मांडलम था। क्या था? मांडलम। विजयनगर जैसे सुविस्तृत साम्राज्य का प्रशासन अकेले केंद्र से संभव नहीं था, अतः प्रशासनिक सुविधा के लिए उसे कई खंडों तथा उपखंडों में विभाजित किया गया। संपूर्ण साम्राज्य कई प्रांतों में बटा था, उन्हें राज्य या मंडल कहा जाता था। प्रांत यानी कि विजयनगर मंडल साम्राज्य में प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई थी। मंडलम कोट्टम में विभाजित थे, कोट्टम नाडु में। तो सबसे पहले मंडलम है, कोट्टम है और नाडु। नाडु मेल ग्रामों में विभाजित थे। मेल ग्रामों में 50 गांव होते थे, 50 गांव। तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो है उरिया ग्राम। तो ग्राम यानी कि गांव या उर सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी। तो यहाँ पर ए और बी, तो यहाँ पर ए और बी बताई गई है, लेकिन आगे देखते हैं। भक्ति और सूफी से रिलेटेड है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए। और कथन ए कहता है कि चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत अपने को राजाओं, कुलीनों एवं धनवानों से संबंध नहीं रखते थे। और आर है कि वे धन एवं शक्ति से घृणा करते थे और धनवान को तुच्छ समझते थे। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ए और आर दोनों सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं। चिश्ती सिलसिला में सूफी साधक सदैव राजनीतिक गतिविधियों के प्रति उदासीन थे। वे राजकीय संगीत को धार्मिक आध्यात्मिक मार्गों में अवरोध मानते थे। चिश्तिया संप्रदाय के लोग धन एवं शक्ति से घृणा करते थे और धनवान को तुच्छ समझते थे। उनका मानना था कि आर्थिक कष्ट एवं रहस्यमय ज्ञान से ही प्रभु की कृपा प्राप्त हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 और 2 दी गई है। बहारुद्दीन जकारिया, नक्शबंदी जो है कादिर जलानी, यानी कि डी जो है वो तीसरे नंबर, नहीं, यहाँ पर ए जो है होगा वो तीसरे से होगा, नहीं ये भी गलत है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। बहाउद्दीन जकारिया जो है सुहरावर्दी, सफुद्दीन या फिरदौसी, बिल्लाह ख्वाजा बाकी बिल्लाह जो है नक्शबंदी से है, अब्दुल कादिर जलानी जो है कादिर से है। तो यहाँ पर व्याख्या देखते हैं। बहाउद्दीन जकारिया सोहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित हैं। सफुद्दीन यहिया मनेरी फिरदौसी संप्रदाय के संत थे। ख्वाजा बाकी बिल्ला नक्शबंदी संप्रदाय के संत थे। अब्दुल कादिर जलानी कादिर संप्रदाय के सूफी संत थे। आगे है, निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले ने नियमित यौगिक क्रियाओं को अपनाया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? सत्तारी सिलसिले ने ही नियमित योग क्रियाओं को अपनाया था। आगे हैं, अकबर ने 1581 में दीन इलाही की स्थापना की थी। अकबर अपने साम्राज्य में राजपूतों का सहयोग प्राप्त करना चाहता था। तो यहाँ पर
ए और आर दोनों सही है, लेकिन उनकी दोनों की व्याख्या सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक तो दीन इलाही की स्थापना यानी अलग से एक धर्म उन्होंने बनाया, और यहाँ पर सहयोग की बात कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ें सही हैं, परंतु यहाँ पर व्याख्या क्या है, दोनों एक दूसरे की नहीं कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर व्याख्या देखते हैं तो अकबर ने 1581 में दीन इलाही की स्थापना की थी। इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर उसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। दीन इलाही के द्वारा वह विभिन्न धर्मावलंबियों को अपना शिष्य बनाकर उन्हें सच्ची सेवा की शिक्षा देना चाहता था। मुगल साम्राज्य को दृढ़ता प्राप्त करने के लिए अकबर राजपूतों का सहयोग प्राप्त करना चाहता था, अर्थात कथन और कारण दोनों सत्य हैं और व्याख्या नहीं करते। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल शासकों में सर्वप्रथम किसने राजा की आकृति से युक्त सिक्के चलाए थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर ने ही राजा की आकृति के सिक्के चलवाए थे। तो अकबर ने सिक्कों पर अपनी मूर्ति नहीं खुदवाई, और लेकिन जहांगीर पहला सम्राट था जिसने सिक्कों पर अपनी मूर्ति खुदवाई, और उसके एक सिक्के पर तो सीधे हाथ में शराब का प्याला लिए हुए उसकी मूर्ति अंकित है। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां के शासनकाल में गोपनीय आदेश कहाँ से जारी किए जाते थे? तो शाह बुर्ज से। तो शाहजहां शाह बुर्ज में शहजादों एवं प्रमुख अमीरों के साथ गोपनीय बैठक करता था। यहाँ अति गोपनीय राज्य कार्य किया जाता था, यहीं से गोपनीय आदेश भी जारी करता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसके समय हिंदू अमीरों की संख्या सबसे अधिक थी? तो औरंगजेब के समय में थी। अतहर अली के अनुसार अकबर के समय हिंदू अमीरों की संख्या 22%, शाहजहां के समय 25 तथा औरंगजेब के समय 33% थी। अगला क्वेश्चन है, 1582 में टोडरमल को निम्नलिखित में से कौन सा पद दिया गया? तो दीवान ए अशरफ जो है वो पद दिया गया। 1582 में राजा टोडरमल दीवान ए अशरफ अर्थात मुख्यमंत्री बनते हैं। सारी भूमि की राजस्व कर प्रणाली में अमूलचूल परिवर्तन किया गया। आइन ए दहशाला पद्धति लागू करने का श्रेय जो है टोडरमल को दिया जाता है। आगे है, मासिर ए आलमगीरी का लेखक कौन है? तो मासिर ए आलमगीरी का लेखक साकी मुस्ताद खां हैं। साकी मुस्ताद खां की नासिर ए आलमगीरी औरंगजेब के काल का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। इससे औरंगजेब के 11वें साल में 20वें साल तक के हालात का समकालीन वर्णन मिलता है। पहले 10 सालों का हाल काजिम शिराजी के आलमगीर नाम का सारांश है। मुस्तैद खान ने सतनामी विद्रोह का स्पष्टीकरण बड़े रोचक अंदाज में किया है, और 1680 के बाद में अफसरों के तबादले, नियुक्तियों, तरक्की की चर्चा भी की गई है। इसी वजह से जदुनाथ सरकार ने इसे मुगल राज्य का गजेटियर कहा है। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में किसे मुगल चित्र शैली का संस्थापक माना जाता है? तो यहाँ पर जो है अब्दुल समद और मीर सैयद अली। तो बी ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही है। जब हुमायूं फारस और अफगानिस्तान में कुछ वर्षों के लिए निर्वासित जीवन जी रहा था, तब उसने मुगल चित्रकला की नींव रखी। ये केवल एक संयोग ही माना जाएगा कि फारस के शाह तहमस ने धार्मिक कट्टरता के वशीभूत होकर कला में रुचि लेना कम कर दिया। तभी हुमायूं भारत छोड़कर फारस में अनपेक्षित रूप से उपस्थित था, इसलिए वहाँ के 2 महानतम कलाकारों और मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस्समद की सेवाएं लेने का अवसर जो है मुगल बादशाह को प्राप्त हो सका। उन दोनों कलाकारों ने हुमायूं की अस्थायी राजधानी काबुल में काम करना शुरू कर दिया। जब हुमायूं को दिल्ली की खोई राजगद्दी मिली तो वे दोनों उसके साथ दिल्ली आ गए। हुमायूं ने मीर सैयद अली को नासिर उल अस्र और अब्दुल समद को शीरी कलम की उपाधि दी थी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं, उसका हमें मिलान करना है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। देखते हैं क्या क्या है। परती जो है 2 वर्ष के या 3 वर्ष तक जोती नहीं जाती थी, उसको परती। पोजल जो है लगभग 1 वर्ष के लिए कृषि की जाने वाली भूमि होती थी। बंजर मतलब पूरी तरह से बंजर भूमि। चंचल जो है भूमि जो 3 वर्ष से अधिक के लिए बंजर रहती थी। भू राजस्व निर्धारण के लिए अकबर के काल में भूमि को फसल के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित किया। पोजल, परती, चाचर एवं बंजर। पोजल वह भूमि थी जिसमें प्रति वर्ष 2 फसलें होती थी। परती वह भूमि थी जिसे एक फसल के पश्चात 2-3 वर्ष जोती नहीं जाती थी। और चौथी वह है जो 3 या 4 वर्ष तक या बोई या जोती नहीं जाती थी। बंजर जो है 5 या उससे अधिक के लिए रखी जाती थी, मतलब उस पर कोई फसल बोई नहीं जाती थी। आगे देखते हैं। शिवाजी का अभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में 1674 में हुआ था। 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने रायगढ़ में संपूर्ण वैदिक विधि विधानों के अनुकूल अपना राज्याभिषेक किया, जिसमें मुख्य पुरोहित का कार्य गंगा भट्ट ने किया था। इस अवसर पर शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि ग्रहण की तथा अपने राज्याभिषेक के वर्ष से उसने अन्य हिंदू नरेशों की भांति भी एक संवत प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है। शिवाजी के शासनकाल में वित्त मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पर अमात्य जो है वो यहाँ पर सही है। अमात्य को कहा जाता था। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर 8 प्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों की नियुक्ति होती थी। सर्वप्रथम पेशवा होता था जो प्रधानमंत्री होता था। दूसरा मजूमदार अथवा वित्त मंत्री, मजूमदार को ही अमात्य कहते थे, जो राजस्व विभाग का संचालन करता था। तीसरा वाक्यनवीस मंत्री होता था, तो राजाओं की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों तथा राज दरबार की घटनाओं का वितरण रखता था। चौथा जो है शरूनवीस अथवा सचिव था, जो पत्र व्यवहार का कार्य संपन्न करता था। 5वां दवीर अथवा सुमंत्य था, जो पर राष्ट्र मंत्री के रूप में कार्य करता था। 6ठा सर-ए-नौबत अथवा सेनापति था, जो सैन्य विभाग का प्रधान संचालक था। 7वां पंडित राव अथवा दानाध्यक्ष कहलाता था, जो धर्म तथा दान विभाग का प्रधान होता था। 8वां जो है न्यायाधीश था, जो न्याय विभाग के प्रधान के रूप में कार्य करता था। अगला क्वेश्चन है। मराठों के अंतर्गत निम्नलिखित में से भू राजस्व वसूलने का उत्तरदायित्व किसका था? तो भू राजस्व वसूलने का काम जो है पटेलों का था। पटेल जो है मराठा साम्राज्य में पटेल ही भू राजस्व जो है वसूला करते थे, और ये जो है मुख्य ग्राम अधिकारी हुआ करते थे। पटेल जो कर संबंधी न्यायिक तथा न्याय प्रशासनिक कार्य करते थे। यह ग्राम अथवा पेशवा के अधिकारियों के बीच की एक कड़ी थी। पटेल का पद जो है वंशानुगत था तथा उसका क्रय विक्रय किया जा सकता था। इसका आंशिक हस्तांतरण भी हो सकता था। पटेल को सरकार से वेतन नहीं मिलता था, वह एकत्रित कर का एक छोटा सा भाग अपने लिए रख लेता था। वह ग्राम समाज का नेता होता था तथा उसके अपने ग्राम के प्रति कुछ उत्तरदायी भी होते थे। पटेल को भूमि कर राज्य को देना होता था, ना देने पर अवस्था में उसे जेल भी डाल दिया जाता था। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन जो है मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित समझ में आए होंगे, आपको अच्छे लगे होंगे, नए लगे होंगे, और इसके जो नए क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल आने की संभावना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।